हमारा टॉपिक है टीचर इवैल्यूएशन के ऊपर। हमने टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन की सीरीज़ को कंटिन्यू रखा हुआ है। अगर आप इसके पिछले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारे जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। टीचर इवैल्यूएशन से क्या मुराद है? टीचर इवैल्यूएशन से मुराद है टीचर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करना, टीचर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना जो उसके शोबे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, जो उसके जॉब के हवाले से होता है। तो हम कह सकते हैं टीचर इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग अ टीचर्स परफॉर्मेंस। टीचर की जो इवैल्यूएशन है वो क्या है, उसमें हम चेक करते हैं टीचर की परफॉर्मेंस को, ठीक है, इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर जॉब सच एज टीचिंग इफेक्टिवनेस, क्लासरूम मैनेजमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूशंस टू द स्कूल कम्युनिटी, कि वो किस तरीके से अपना रोल निभा रहा है अपने जॉब के हवाले से। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, टीचिंग इफेक्टिवनेस को कि टीचर कैसे पढ़ाता है, क्लासरूम मैनेजमेंट कि अपने क्लास के अंदर किस तरीके से मैनेज करता है, अगर दो बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं तो किस तरीके से उस तजाद को ख़त्म करता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है ना आगे नहीं बढ़ने देता, पहले ही उसको क्लास के अंदर ही ख़त्म कर देता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो अपने प्रोफेशनल स्किल्स में कैसा है, जो बाकी टीचर्स हैं उनसे जो है ना उसको रैंक दिया जाता है कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, वो दूसरे टीचर्स से जो है ना काफ़ी ज़्यादा काबिल है या नहीं है, ये देखा जाता है इसके अंदर। इसके अलावा जो स्कूल की कम्युनिटी है उसके अंदर उसका क्या किरदार है, वो जो है ना उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, स्कूल के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर, या फिर वो उन जिम्मेदारियों से दूर दूर भागता है। तो स्कूल की कम्युनिटी में जो उसके कोलीग्स हैं उनके साथ उसका रवैया कैसा है, प्रिंसिपल के साथ जो हेड ऑफ़ द स्कूल है उसके साथ उसका रवैया कैसा है, ये सारा हमने जांचना होता है। इस तरीके से हम टीचर को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारा जो टीचर है वो किस काबिल है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है। An example of teacher evaluation is when a school administrator observe a teacher during a lesson। हम ले सकते हैं मिसाल के तौर पर कि जो हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जैसे कि प्रिंसिपल हो गए या फिर जो है ना जो प्रिंसिपल का असिस्टेंट होता है, वो ऑब्जर्व करता है टीचर को, या फिर कोई जो हमारे सीनियर टीचर्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं हमारे टीचर्स को कि जब ये लेसन दे रहे होते हैं तो ये किस तरीके का लेसन दे रहे होते हैं। आया कि बच्चे सवाल करते हैं तो इनको उसका जवाब नहीं आता होता, मतलब इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं होते, या ये बच्चों को डांट देते हैं। तो अगर आपको किसी ऐसे सवाल का जो आपके टॉपिक से रिलेट नहीं करता या टॉपिक से रिलेट भी करता है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक देकर ये कह सकते हैं कि बच्चे मुझे नहीं पता, मैं आपको कल बता दूंगा, या इस लेसन के बाद मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जो टीचर है वो क्या करते हैं, टीचर अपनी इस कमी को छुपाने के लिए बच्चों को डांट देते हैं। तो इस तरीके से जो टीचर की जो मैथडोलॉजी है पढ़ाने की, उसका एक बुरा असर पड़ता है। तो जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेक करती है लेसन के दौरान कि हमारा टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, बच्चों के साथ उसका रवैया कैसा है, क्लास को उसने कैसे मैनेज किया हुआ है। टेक नोट्स ऑन देयर टीचिंग मैथड्स, कि उनका टीचिंग मैथड कैसा है, स्टूडेंट किस तरीके से एंगेज जो है ना कर रहे हैं उसके साथ। ऐसा तो नहीं है कि टीचर जो पढ़ा रहा है बच्चे उसको सुन ही नहीं रहे, बच्चे जो है ना बोर हो रहे हैं, टीचर के पढ़ाने के जो मैथडोलॉजीज़ हैं वो बच्चों को पसंद ही नहीं है। तो इस तरीके से जब हम टीचर को ऑब्जर्व करते हैं तो टीचर को हम बता सकते हैं कि आप अपने मैथडोलॉजीज़ को चेंज करें ताकि स्टूडेंट जो है ना आपके साथ इंगेज रहें। और अगर टीचर का जो फीडबैक है वो स्टूडेंट्स के हवाले से पॉजिटिव रहता है तो बच्चे अपने पार्टिसिपेंट को और ज़्यादा शो करते हैं। लेकिन अगर वही टीचर जो है ना बच्चों को डांट देता है सवाल करने पर, उनको सवाल जो है ना वो करने की इजाज़त नहीं देता, तो फिर क्या होता है, फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो एंगेजमेंट टीचर के साथ और उस सब्जेक्ट के साथ कम करते जाते हैं, यानी कि वो बच्चे चुप हो जाते हैं और फिर जो है ना वो उकताने लगते हैं, उबासियाँ लेने लगते हैं, क्लास के दौरान में ही उनको नींद आने लगती हैं। एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, और क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, ऐसा तो नहीं है कि टीचर इतना ज़्यादा सख्त है कि जो बच्चे हैं वो डर के बैठे हैं, और जो डरे हुए बच्चे होते हैं उनको आप सिखा तो नहीं सकते लेकिन जो है ना खामोश करा सकते हैं। एंड देन प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर आफ्टरवर्ड, उसके बाद हमने टीचर को फीडबैक देना होता है कि आपके क्लास के अंदर जो है ना ये इन चीज़ों में आप जो है ना थोड़े से कम स्किलफुल हैं, आपको इनके अंदर मास्टर होने की ज़रूरत है। आपके ये जो मैथडोलॉजी है आप इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो बच्चे ज़्यादा जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बच्चे ज़्यादा अपनी एंगेजमेंट को शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत जो है ना चेंज होना पड़ेगा अपने बिहेवियर के हवाले से, ताकि आपके क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा हो सके, ताकि बच्चे जो है ना वो आपको पॉजिटिव फीडबैक दे सकें, ठीक है। तो इस तरीके से हम टीचर को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो कैसे जा रहा है अपने क्लास के अंदर।
दिस फीडबैक माइट इंक्लूड एरियाज वेयर द टीचर एक्सेल्ड एंड एरियाज वेयर दे कुड इम्प्रूव, यानी वो एरियाज़ का भी हमें पता चलता है जहाँ पर टीचर काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्किलफुल है, यानी कि वो मास्टर हो चुका है उस चीज़ में। और उनका भी पता चलता है जहाँ पर टीचर को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, यानी वो टीचर वीक है, तो हम टीचर को जो है ना क्या करते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं कि आप ये चीज़ें करके अपने उस जो कमी है उसको फिल कर सकते हो। या फिर हम किसी सीनियर टीचर को कहते हैं कि आप प्लीज़ इस जूनियर टीचर की मदद करें। तो इस तरीके से जो कोलीग्स हैं उनके कोऑपरेशन से भी उस कमी को दूर किया जा सकता है। अलॉन्ग विद सजेशंस फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू सपोर्ट देयर ग्रोथ एज एजुकेटर। उसके साथ क्या होता है कि इस तरीके से जब हम उनको सजेशंस देते हैं कि आपने अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में किस तरीके से हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, क्योंकि ये आपको सपोर्ट करता है कि आप जो है ना वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ चले जाएं, यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, ताकि आप जो है ना टॉप रैंक के ऊपर आ जाएं। इस तरीके से हम टीचर को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो कैसा जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। गोल्स क्या होते हैं टीचर इवैल्यूएशन के? प्रोफेशनल ग्रोथ, हेल्पिंग टीचर्स इंप्रूव देयर टीचिंग स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज। हम टीचर की मदद करते हैं कि वो किस तरीके से अपने टीचिंग स्किल्स को, अपने स्ट्रैटेजीज़ को, यानी अपने मैथडोलॉजीज़ को चेंज कर सकता है, ताकि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, ताकि बच्चे क्लास के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन को शो करें। अकाउंटेबिलिटी, मेकिंग श्योर टीचर्स आर मीटिंग एक्सपेक्टेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके टीचर्स हैं वो आपके उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतर रहे हैं जिनका आपने सोचा हुआ था, उनका एक स्टैंडर्ड है, यानी आपने जो अपना स्टैंडर्ड सेट कर रखा था, टीचर भी उसी मयार का है। मिसाल के तौर पर आपने एक इंग्लिश की टीचर को हायर किया है और आप उससे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो जो टीचर है वो इंग्लिश में ही बच्चों को पढ़ाएगा। उसके जो रिजल्ट्स होंगे उसके ज़रिए से हमें पता चलेगा कि जो हमारा बच्चा है वो इंग्लिश में किस हद तक जो है ना वो मास्टरी हासिल कर चुका है। और हमने ये अंदाज़ा लगाना होता है कि हमारा जो बच्चा है वो एट द एंड ऑफ द सेशन इस बात के काबिल हो जाएगा कि वो इंग्लिश बोलना भी सीख जाए, पढ़ना भी सीख जाए, लिखना भी सीख जाए, सुनने वगैरह में, यानी जो चारों हमारे स्किल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इनके अंदर वो एक्सपर्ट हो जाए। तो इस तरीके से जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं टीचर के हवाले से, उनका भी हमने ध्यान रखना होता है कि वो उन पर पूरा उतरे, क्योंकि उसकी जो डिग्री है जिसके अंदर उसने मास्टरी हासिल कर रखी है उसको वैसा दिखाना भी होता है कि हाँ जी मैं इस चीज़ के काबिल हूँ जिसकी मैंने डिग्री ली हुई है। क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी अश्योरेंस से क्या मुराद है? इंश्योरिंग स्कूल मेंटेन हाई टीचिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव। आपको जैसे जैसे पता चलता है कि आपका जो टीचर है उसके मैथडोलॉजीज़ के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, मतलब बच्चे उसकी तरफ जो है ना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, और बच्चे जो है ना क्लास के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन शो नहीं कर रहे, तो आप क्या कर सकते हो? आप टीचर को कुछ सजेशंस दे सकते हो कि आप प्लीज़ जो है ना इस तरीके से पढ़ाएं, इस तरीके से पढ़ाएं। आया कि टीचर जो नोट्स दे रहा है वो बच्चों की समझ से बहुत ज़्यादा जो है ना ऊपर लेवल के हैं, क्योंकि कुछ टीचर्स जो है ना वो इतना हाई लेवल का वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं जो बच्चों की समझ में ही नहीं आता। तो आपने देखना होता है कि कौन सी क्लास का बच्चा है, उसको वैसे ही पढ़ाना होता है, क्योंकि आपने तो मास्टर्स कर लिया होता है, लेकिन आप जिस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं आपने उन्हीं के माइंड के लिहाज से नोट्स बनाने होते हैं, उन्हीं के माइंड के लिहाज से जो है ना आपने अपनी टीचिंग मैथडोलॉजीज़ को बनाना होता है, ताकि आपका जो बच्चा है वो आपसे इंगेज रहे, आपके क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है ना टीचर के लिए कुछ सजेशंस होते हैं। ये हमारा गोल होता है कि हम अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर करें, हमारा जो है ना टीचिंग का एक स्टैंडर्ड हो। तो इस तरीके से जो टीचर है उसकी कॉन्टीन्यूसली इंप्रूवमेंट चलती रहती है कि आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत चेंज करते रहो। आइडेंटिफाइंग सपोर्ट नीड, आइडेंटिफाइंग सपोर्ट नीड से क्या मुराद है कि हमने फाइंड करना है कि टीचर को कहीं एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि टीचर जो है ना कुछ नोट्स प्रिंट करवाना चाह रहा है टीचर, लेकिन जो है ना टीचर के पास पैसे नहीं है और स्कूल की जो फैकल्टी है वो उसका साथ नहीं दे रही, तो टीचर को एक्स्ट्रा जो है ना पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उसके जो पे है उसके अंदर वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही। तो इस तरीके से हमने टीचर की मदद करनी होती है। इसके अलावा कोई टीचर ऐसा है कि जिसके पास मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो उससे अवेयर नहीं है, उसको नहीं पता कि किस तरीके से जो आजकल के जदीद बच्चे हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो बच्चे रहते हैं, जो फ़ोन से ज़्यादा इंगेज हैं, तो इस तरीके से टीचर को शो कराना होता है कि मैं बच्चे को फ़ोन देकर पढ़ाऊँ या मैं बच्चे को कार्टून देखकर पढ़ाऊँ, किस तरीके से पढ़ाऊँ, या फिर जो है ना ऐसे चिल माहौल में पढ़ाऊँ, जैसे कि टीचर भी कोई एक्टिविटी करके बच्चों को पढ़ाए, मतलब डांस करके, थोड़ा हिल जुल के। बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका होता है ना वो टोटली डिफरेंट होता है बड़ों से। तो इस तरीके से हम टीचर को सजेशंस दे सकते हैं कि आप जो है ना ऐसे ऐसे करें जिसके ज़रिए से जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से सीखेगा। मिसाल के तौर पर अगर टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है
कि ये जो शेप है इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो वो असल में एक चार्ट के ऊपर बच्चों को वो शेप बना कर दिखाएं। अगर वो कोई फ्रूट नेम बता रहा है तो वो उस फ्रूट को रियल में दिखाएं। इस तरीके से क्या होगा कि हमारा बच्चा जल्दी सीखेगा। तो इस तरीके से जो टीचर हैं उनको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है। स्कूल इंतज़ामिया को चाहिए कि वो टीचर की ऐसे जो हालात हैं इनमें हेल्प करें। प्रोमोटिंग फेयरनेस एंड इक्विटी। प्रोमोटिंग फेयरनेस एंड इक्विटी से मुराद है कि आपने ये मेक श्योर करना होता है कि आपके जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा वो सारे टीचर्स के लिए एक जैसा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप सीनियर टीचर्स के लिए जो इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी सिलेक्ट कर रहे हैं आपने उन टीचर्स को बता दिया है, लेकिन जूनियर टीचर्स के लिए आपने जो इवैल्यूएशन मेथडोलॉजीज अपनाने हैं आपने उनको नहीं बताया। तो इस तरीके से जो सीनियर टीचर्स हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, जो जूनियर टीचर्स हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है कि आपने ऐसी जो बायसनेस है वो नहीं करनी है, और ना ही आपने ऐसा करना है कि अगर कोई टीचर आपका रिश्तेदार निकल आया है तो आपने जो है ना उसको अच्छे अच्छे मार्क्स देने हैं और बाकी जो टीचर्स हैं उनके जो रैंक है वो कम कर देने हैं। तो बायसनेस हमें नहीं लानी होती हमारे इवैल्यूएशन के अंदर। तो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट गोल होता है वो क्या होता है, मेकिंग श्योर द इवैल्यूएशन प्रोसेस इज फेयर फॉर ऑल टीचर्स, कि हमारा जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो सारे टीचर्स के लिए फेयर हो। ठीक है। इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग से क्या मुराद है, प्रोवाइडिंग डाटा टू हेल्प लीडर्स मेक डिसीजंस अबाउट टीचर्स एंड एजुकेशन। हमारे जो लीडर्स हैं हम उनको डाटा प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमारे टीचर्स और हमारे एजुकेशन की जो क्वालिटी है उनके हवाले से कोई डिसीजन ले सकें। टीचर्स डिसाइड इफ़ द इवैल्यूएशन मॉडल इज़ रिलायबल। टीचर्स डिसाइड करते हैं कि अगर इवैल्यूएशन मॉडल रिलायबल उनके लिए है या नहीं है, यानी वो इस इवैल्यूएशन से मुत्तफिक हैं या नहीं हैं, वो उसका पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं। सेम स्टैंडर्ड यानी आपने सारे टीचर्स को एक ही तरीके से जज करना होता है, सबके लिए इक्वल रूल्स होते हैं। क्लियर रूल्स यानी कि सिंग इफ़ एवरीवन अंडरस्टैंड्स हाउ दे आर बीइंग जज। हर एक की समझ में आना चाहिए कि उनको इस तरीके से जज किया जा रहा है ताकि किसी के दिमाग में ये शक ना रहे कि हम उसको जो है ना अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं। फेयरनेस, आपने सबको इक्वली ट्रीट करना होता है। यूज़फुल फीडबैक, चेकिंग इफ़ द एडवाइस दे गेट हेल्प्स देम टीच बेटर। हमने देखना होता है कि हमने उनको जो एडवाइस दिए हैं वो उनकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमने जो है ना कोई बेतुका सा स्टेटमेंट दे दिया है कि आपकी जो है ना ये चीज़ कमज़ोर है, आगे हमने उसको बताया ही नहीं है कि आप इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपका जो फीडबैक है वो यूज़फुल होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। नो बायस यानी कि हमने कोई भी बायसनेस नहीं दिखानी होती, हमने हर एक को इक्वली ट्रीट करना होता है, एक जैसे हमने सबको जज करना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्सनल फीलिंग की वजह से, किसी पर्सनल ग्रज की वजह से हम जो है ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर जाएं, तो ये हमने नहीं करना होता। तो फिर क्या होता है कि टीचर की श्योरिटी लाजमी होती है। टीचर जब तक जो है ना ओके नहीं करेगा वो जो इवैल्यूएशन मॉडल है हम उसको काम में नहीं ला सकते। हेल्पफुल रिजोर्स, चेकिंग इफ़ द इवैल्यूएशन हेल्प्स देम इम्प्रूव एंड ग्रो एज टीचर्स। हमने चेक करना है कि अगर इवैल्यूएशन मेथड, वो इवैल्यूएशन मॉडल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं टीचर को चेक करने के लिए, वो उन टीचर की मदद कर सकता है, वो जो है ना उन टीचर को इम्प्रूव कर सकता है। क्योंकि वो टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि अगर ऐसा है कि वो किसी पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी पुराने दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमने उनको आहिस्ता आहिस्ता बताना होता है। ऐसे नहीं कि एकदम से जाकर उन पे बर्डन डाल देंगे, क्योंकि उनके जो थॉट्स हैं ना वो सारे के सारे ट्रेडिशनल हैं, वो ओल्ड हैं। तो हमें उन्हें आराम आराम से करके, प्यार प्यार से करके, थोड़ा थोड़ा करके समझाना होता है ताकि वो मॉडर्निटी की तरफ आएँ, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर जो आज के मॉडर्न बच्चे हैं वो ऐसे पढ़ते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में।